इस्लाम की सबसे पहली इम्पोर्टेंट बैटल थी और बड़ी डिसाइसिव बैटल थी। तो सबसे पहले तो कोई भी इवेंट हो उसकी डेट और साल का पता होना जरूरी होता है। तो 17 रमजान, रमजान का महीना था, 17 डेट थी। 2AH दूसरा साल था आफ्टर माइग्रेशन। और कुछ लोगों ने 13 मार्च लिखा है और कुछ लोगों ने 23 मार्च लिखा है। आप इसका स्टार्ट ले सकते हैं कि बैटल ऑफ बदर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री। इट वॉज अ बैटल बिटवीन या डिसाइसिव बैटल बिटवीन मुस्लिम्स एंड द कुरैश ऑफ मक्का। इस तरह आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। विच टुक प्लेस ऑन 17 रमजान 2AH या 23 मार्च 624। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं कि इसमें मुस्लिम की स्ट्रेंथ क्या थी। मुस्लिम 313 थे, कुछ लोगों ने कुछ ज्यादा नाम भी लिखे तो 317 मुस्लिम्स का नंबर था। मुहाजिरीन इसमें से 82 या 85 थे, कुछ ने एक दो एक्स्ट्रा नंबर भी लिखे हैं। अंसार 231 थे। औस में से 61 लोग थे। खजरज में से 170 थे। औस और खजरज जुनूब के अंसार के कबाइल थे। मुस्लिम्स के पास वेपन्स बहुत कम थे। हॉर्सेस नहीं थे। कैमल भी बहुत कम थे। आर्मी छोटी थी। 2 घोड़े थे मुसलमानों के पास और 70 कैमल्स थे। इसके मुकाबले में आप देखें तो मक्कस उनकी स्ट्रेंथ 950 से लेके 1000 के करीब थी। 100 हॉर्सेस थे उनके पास, यानी कैवलरी थी। और 170 कैमल राइडर थे उनके पास। लेकिन इस जंग में फिर भी मुसलमान बड़ी आसानी से जीत गए अल्लाह ताला की मदद से। और लॉसेस मुसलमानों के 14, जिनमें से मुहाजिरीन 6 थे, अंसार 8 थे, खजरज के 2 लोग थे और औस के, खजरज के 6 लोग थे और औस के 2 लोग थे। और इम्पोर्टेंट लीडर जो मुसलमानों के शहीद हुए वो उबैदा बिन अल हारिस थे, जो कि डुअल में शुरू के जो स्टार्ट में जो डुअल होते हैं उनको शहीद किया था। इसके मुकाबले में आप मक्कस के लॉसेस देखें तो 70 पीपल देवर किल्ड, 17 देवर प्रिजनर्स, देवर मेड प्रिजनर्स। और उनकी टॉप लीडरशिप जिसमें अमर बिन हिशाम, जिसको अबू जहल कहते हैं, उतबा बिन रबिया, उमैया बिन खल्फ, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा और उकबा बिन अबी मुईत। और इसके अलावा कुछ और लोग, इंपॉर्टेंट लोग उनके कत्ल हो गए, मारे गए। तो उनकी लीडरशिप जो है ये समझ लें कि अच्छी खास। तो सबसे पहले बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था, ताकि इसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। यू नो वेल के मक्का मदीना ये अरेबिया में दोनों वाक़ थे। मक्का जो है वो साउथ की साइड पे था, मदीना नॉर्थ की साइड पे था। और मक्कस के ट्रेड रूट्स यसरिब से या मदीना से होके गुजरते थे। अच्छा, यू नो वेल के मक्कस जो थे देवर हॉस्टाइल टुवर्ड्स प्रॉफिट 613 से ही, जबकि प्रॉफिट ने ओपन प्रीचिंग स्टार्ट की थी, वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल थे 3rd ईयर से। इसके साथ साथ परसिक्यूशंस, ये भी आपके माइंड में होगा कि परसिक्यूशंस 613 से स्टार्ट हो चुकी थी और 10 साल हो चुके थे परसिक्यूशंस को। फिर वेल के दे वांटेड टू टेक द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। ये सारा बैकग्राउंड आपके माइंड में है जब आप मक्के मक्के में थे। फिर प्रॉफिट माइग्रेटेड टू यसरिब, तो उससे वो और ज्यादा हॉस्टाइल हो गए। सितंबर 622 में प्रॉफिट माइग्रेट होकर यसरिब आ गए, तो उनकी हॉस्टाइलिटी बढ़ गई। एंड देन दे स्टार्टेड अ प्रॉफिट माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना। शुरू में उन्होंने डिप्लोमेटिक मीन्स यूज किए यसरिब के लोगों के साथ। डिप्लोमेटिक मीन्स के तौर पे उन्होंने मदीने के लीडर को, जो कि अब्दुल्ला इब्न उबई था, actually he was not a leader in that way but he was about to be the leader. But when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reached over there, he was an influential person. उसको उन्होंने थ्रेट किया कि अगर मुसलमानों को हमारे हवाले नहीं करेंगे या इनको एक्सपेल नहीं करेंगे अपने शहर से, तो देयर विल बी अ सिवियर पनिशमेंट फॉर यू द पीपल ऑफ यसरिब। तो ये बैकग्राउंड था, इसके ये आपके जहन में होना चाहिए। हम डिटेल से आगे बात करेंगे। अंसार लीडर्स को उन्होंने थ्रेट किया, इसके अलावा बाकी लीडर्स को भी, कि दे विल अटैक मदीना। ठीक है। आफ्टर दैट जब ये नाकाम हो गई सारी चीजें, डिप्लोमेटिक मीन्स भी नाकाम हो गए, फिर उनकी धमकियां भी नाकाम हो गई, देन दे स्टार्टेड सबोताज। सबोताज इज अ वे वॉरफेयर, जिसको आप गोरिल्ला वॉरफेयर भी कहते हैं आजकल के दौर में। तो उन्होंने सबोताज स्टार्ट किया, मुसलमानों की क्रॉप्स पे अटैक किया उन्होंने। यसरिब के लोगों की खेती बाड़ी, खजूरों के दरख्त काट के भाग जाते थे और उनके जानवरों को नुकसान पहुंचाते थे। सो हिट एंड रन पॉलिसी इख्तियार की उन्होंने, विच इज कॉल्ड सबोताज भी कहते हैं इसको और गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटजी भी कहते हैं।
सो दिस वाज स्टार्टेड बाय द मक्कस। इसके रिटर्न में जब उन्होंने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया यस्रिब के लोगों पे, नाउ द लीडर ऑफ यस्रिब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने इसके जवाब में इकोनॉमिक वॉरफेयर स्टार्ट किया। इकोनॉमिक वॉरफेयर में ये होता है कि आप दुश्मन की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एंड यू नो वेल कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज वेल अवेयर कि उनके जो रूट्स हैं वो वहां से गुजरते थे, उनकी ट्रेड वहां से होके गुजरती थी यथरिब के पास से। तो मुस्लिम का जो मकसद था वो ये था कि कुरैश को प्रेशराइज किया जाए। आजकल कुछ लोग ये भी कहने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान जो है वो लूट मार करने वाले लोग थे, लूट मार करने वाले कबाइल थे, और कुरैश बेचारे वहां से गुजरते थे तो उनके कबाइल को मुसलमानों ने लूटना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में ये जंगें हुई, बदर, ओहद। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। आपको पूरी सिचुएशन को देखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए कि हॉस्टैलिटीज या परसिक्यूशंस या वॉरफेयर that was started by the Makkans just after Prophet's open preaching। फिर वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, जब माइग्रेट होके आए तो फिर उन्होंने स्टेट ऑफ मदीना के साथ वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया। तो ये बात इतनी सादा नहीं है जितनी कुछ लोग बताने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान जो है वो लूट मार करने वाले लोग थे, और कुरैश बेचारे पुरअमन लोग थे, वहां से उनके काफिले गुजरते थे, उन पे अटैक करते थे। और ठीक है, तो उनका मकसद लूट मार नहीं था, प्रेशराइज करना था और उनकी एक्टिविटीज को स्टॉप करना था जो कि वो मुस्लिम्स के खिलाफ कर रहे थे। और मुस्लिम्स दे वर लिविंग पीसफुली इन मक्का, लेकिन वो मुसलमानों को पीसफुली रहने नहीं दे रहे थे। अच्छा, एक और इसके बैकग्राउंड में आपके बात जहन में ये बात भी होनी चाहिए कि मुसलमान जो माइग्रेट करके आए थे, उनके वहाँ पे जो जगह थी और उनकी प्रॉपर्टीज थी, उनकी जो वेल्थ थी, वो सारी भी मक्कन्स ने सीज कर दी थी, उन पे कब्जा कर लिया था और उनको देने से इनकार कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा एक और इसके बैकग्राउंड में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माइग्रेट करके मदीना गए तो 3-4 महीने के बाद ही आपने एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज स्टार्ट कर दी थी उन तमाम ट्राइब से जो कि मदीने के इर्द गिर्द मौजूद थे, यथरिब के इर्द गिर्द आबाद थे। और इनमें बहुत से ऐसे ट्राइब्स थे जो कि उन तमाम रूट्स पे आबाद थे, ट्रेड रूट्स पे आबाद थे, जो कि वहां से गुजरते थे। तो प्रॉफिट वसल्लम ने आते ही, मदीना आते ही, मदीने की रियासत बनाते ही, उसका चार्टर बनाते ही, आपने इर्द गिर्द के जितने भी कबाइल थे, दूर दूर तक फैले हुए कबाइल थे, उन तमाम से आपने ट्रीटीज साइन की कि हम आपके अलाइज हैं, आप हमारे अलाइज हैं, हमारे दुश्मन आपके दुश्मन हैं, और आप हमारे दुश्मनों के खिलाफ मदद करेंगे। तो इस तरह कुरैश को आपने इस इलाके में आइसोलेट कर दिया था। और खास तौर पर जो कबाइल थे, बनु जारा कबाइल था, कबीला था, बनु रबा और बनु शनख एक कबीला था, बनु, ये वहाँ के मेन कबाइल थे जिनके साथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रीटीज इस्टेब्लिश की, इनको अपना अलाय बना लिया। फिर हम ये देखते हैं कि बैटल ऑफ बदर तो सेकंड ईयर्स में रमजान में हुई थी, ठीक है ना। और रमजान का महीना आई थिंक 9वां महीना है। तो मुसलमानों को आए हुए अच्छा खासा टाइम गुजर चुका था, 2 साल हो चुके थे, दूसरा साल था। लेकिन मुसलमानों की जो एक्सपीडिशंस हैं, खास तौर पे जो ट्रेड रूट को रोकने वाली एक्सपीडिशंस हैं, वो 8वें महीने से शुरू हो गई थी। जब वो उनको आए हुए 8 महीने हुए थे तो पहली एक्सपीडिशन प्रोफेसर ने भेजी थी, हजरत हमजा को रवाना किया था आपने। आई थिंक 60 उनके साथ सोल्जर्स थे, और इनका टारगेट ये था कि कुरैश के कारवान को रोकना था ताकि उन पे मिलिट्री इकोनॉमिक प्रेशर डेवलप हो। फिर अबू उबैदा बिन हारिस की एक्सपीडिशन हुई थी। फिर साद बिन अबी वक्कास को एक्सपीडिशन में भेजा था। इन तमाम एक्सपीडिशंस में कुछ में उन्होंने कुरैश के छोटे छोटे कारवां को रोका था और उनको ये मैसेज सेंड किया था कि नाउ दिस रूट विल बी स्टॉप फॉर देम। फिर अबवा एक एक्सपीडिशन थी, उसमें कुछ लोगों को हमने रवाना किया था, 50-60 लोगों के। बवास एक एक्सपीडिशन थी, सफवान की एक्सपीडिशन थी, और जुलशीरा एक एक्सपीडिशन थी। इन सब का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कुरैश के तमाम ट्रेड रूट्स को बंद कर दिया जाए और उन पे इकोनॉमिक प्रेशर डाला जाए और इकोनॉमिक वॉरफेयर स्टार्ट किया जाए, ताकि वो जो हॉस्टैलिटीज कर रहे हैं, जो वो सबोताज कर रहे हैं, गुरीला वॉरफेयर कर रहे हैं स्टेट ऑफ यथरिब या मदीने के लोगों के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ, उसको रोका जाए प्रेशराइज करके। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यानी बैकग्राउंड आपको क्लियर है। इवेंट्स तो हम बाद में पढ़ेंगे, बैकग्राउंड में कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। यानी ये बात आप ध्यान में रखें कि ये पहली एक्सपीडिशन नहीं थी, पहली बड़ी एक्सपीडिशन जरूर थी, लेकिन इससे पहले 7-8 के करीब एक्सपीडिशंस हो चुकी थी मुस्लिम्स की, जिनमें मुस्लिम्स का टारगेट ये था कि उन्होंने कुरैश के कारवांस को
रोकना था। इनमें दो तीन कारवांस को रोका गया, और दो तीन ऐसी एक्सपीडिशन, बाकी चार पांच ऐसी एक्सपीडिशन थी जिनका वैसे रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन कुरैश को मैसेज चला गया था कि दीज पीपल दे आर ट्राइंग टू स्टॉप आवर कारवांस, और हमारा ट्रेड रूट बंद हो चुका है। एक और इम्पोर्टेंट वाकया हुआ था, एक एक्सपीडिशन प्रोफेसर ने अब्दुल्ला बिन जहश को रवाना की थी। अब्दुल्ला बिन जहश को आपने कुछ सोल्जर्स दे के भेजा था, और आपको आपने उनको टारगेट दिया था कि उन्होंने कुरैश के कारवान पे नजर रखनी है। लेकिन इनका कुरैश से स्क्रिमिश हो गई, जिसमें कुरैश का एक बड़ा लीडर था, अमर बिन अल हदरमी। अमर बिन अल हदरमी को तीर लगा, और वो मर गया। तो एक बड़ा लीडर कुरैश का मारा गया, जिससे हॉस्टिलिटीज और ज्यादा एग्रीवेट हो गई। और उसके साथ दो और लोग थे, उस्मान बिन अब्दुल्ला मखजूमी और हकम बिन कैसान। इन दोनों को मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया इस इंसिडेंट में। अच्छा, इसको इनको गिरफ्तार, अच्छा इसमें पूरी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खत दिया था, इन लोगों को, अब्दुल्ला बिन जहश को। और उनके साथ कुछ सोल्जर्स रवाना किए थे, और कहा था कि तुमने नजद की तरफ जाना है, और 2 दिन के बाद जाके खत खोलना है, फिर उसमें जो लिखा हो उस पर अमल करना है। क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉफिट एज अ मिलिट्री लीडर, तो आप देखें कि किस तरह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिक्रेसी का ख्याल रखा, इंटेलिजेंस का ख्याल रखा, इस इवेंट में भी, छोटे से इवेंट में भी, कि आपने खत दिए कि उनको कहा कि 2 दिन तक खत नहीं खुलना। 2 दिन का आप ट्रैवलिंग कर लेंगे, 2 दिन के बाद आप जहां पहुंचेंगे, जिस मकाम पे वो मकाम बताया कि 2 दिन की ट्रैवलिंग के बाद आप उस जगह पहुंच जाएंगे। वहां जाके जब आप एक चश्मा है उस पर रुकेंगे, तब आपने खत खोलना है। वहां पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, तब आपने उस पर अमल करना है। तो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि आप लोगों ने यहाँ से कुरैश का कारवान गुजरेगा कुछ टाइम के बाद, उस पर नजर रखनी है, और वो इंटेलिजेंस मदीने पहुंचानी है। लेकिन इन लोगों से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इन लोगों ने देखा कि कारवान वहां पहुंचा है, तो ये उसके सामने आ गए, और कारवान वाले ने इनको देख लिया। फिर इनकी उनके साथ छोटी सी लड़ाई हो गई, जिसमें मक्के का इंपॉर्टेंट आदमी मारा गया, जिसका नाम था अमर बिन हदरमी। तो ये भी एक बड़ा कॉज बना इस इंसिडेंट का, कि अमर बिन हदरमी की डेथ जो थी, उसने एग्रीवेट कर दिया सिचुएशन को। अच्छा, ये तो बैकग्राउंड था। और अच्छा, ये जो वाकया हुआ सेकंड मंथ में भी हुआ था, तो कुरैश पे ये भी तासुर गया कि मुसलमानों ने सेकंड मंथ में जंग की। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब ये लोग वापस आए मदीने आके, इन्होंने बताया कि हमने अमर हदरमी को मार दिया गलती से, और ये 2 लोग गिरफ्तार करके लाए हैं, हम उनके कारवान को भी ले आए थे। तो प्रॉफिट साहब ने बड़ा गुस्से का इजहार किया, और कहा कि मैंने आप लोगों को इस मिशन के लिए नहीं भेजा था। तो और खास तौर पे मुतबर्रक महीने में, जिसमें जंग मना होती है, इसमें जंग करना, तो दैट इज ए बिग मिस्टेक। तो प्रॉफेसर साहब ने इस बात को पसंद नहीं किया। चलिए, ये सारा तो इसका बैकग्राउंड हो गया, रिकॉल किया मैंने ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हम अब कॉजेस की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखिएगा कि कभी क्वेश्चन में एक बैटल आती है, कभी एक ही क्वेश्चन में 2 बैटल्स भी आ सकती हैं। अगर एक ही क्वेश्चन में उन्होंने 2 बैटल्स पूछी हैं, तो फिर आप सारे कॉजेस नहीं बताएंगे, कोई बैकग्राउंड नहीं बताएंगे। आप एक मेन कॉज बताएंगे कि अबू सुफियान का काफिला वहां से गुजर रहा था, मुसलमानों ने उसका ट्रेड रूट, उनका ट्रेड रूट बंद करने के लिए उस काफिले को रोकने की कोशिश की। वो जो मेन कॉज है। बाकी जो कॉजेज हैं, जो सेकेंडरी कॉजेज हैं, वो फिर आप नहीं बताएंगे। और अगर एक ही आपको पूछा गया, एक ही जंग पूछी गई है, एक ही बैटल है क्वेश्चन में, तो फिर आप डिटेल से बात कर सकते हैं। अच्छा, जो पहला कॉज था, वो मेन जो कॉज था, वो कुरैश की हॉस्टैलिटी था और कॉन्स्पिरेसीज था। हॉस्टैलिटीज में मैंने बात की, अभी आपको थोड़ी पहले बताया कि हॉस्टैलिटीज जो है वो शुरू से ही स्टार्ट हो चुकी थी, माइग्रेशन के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने सबताज शुरू कर दिया, उन्होंने अटैक शुरू कर दिया जानवरों पे, क्रॉप्स पे। ठीक है। उसके साथ साथ जो कॉन्स्पिरेसीज की उन्होंने, कॉन्स्पिरेसीज ये की कि उन्होंने खत लिखा हिपोक्रेट के लीडर अब्दुल्ला इब्न उबई को, उसको धमकी दी और कहा कि हमारे हवाले कर दें। अच्छा, अब्दुल्ला इब्न उबई भी ही वाज एग्रीड समहाउ। अब्दुल्ला इब्न उबई या उसके साथ जो लोग थे, जिनको हिपोक्रेट्स कहते हैं, जो ऊपर से मुसलमान थे, दिल में मुसलमान नहीं थे, तो वो भी समहाउ दे वर एग्रीड टू हेल्प देम। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चल गया। वो फिर प्रॉफिट फौरन उस जगह गए जहाँ पे अब्दुल्ला बिन लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था, और उसको वार्न किया कि अगर तुम इस तरह करोगे तो यू विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम मदीना, और यू विल बी ब्रेकिंग द चार्टर ऑफ मदीना। तो अब्दुल्ला बिन उबई फिर जो वो बाज आ गया, और फिर उसने साथ नहीं दिया कुरैश का। लेकिन इस तरह कुरैश ने कॉन्स्पिरेसीज स्टार्ट की मुनाफिकीन के साथ, उन्होंने सीक्रेट रिलेशंस मेंटेन करना शुरू कर दिए। और एक और ग्रुप था मदीने में उसके साथ। कैन यू टेल मी, आपके ख्याल में वो ग्रुप कौन सा था जिसके साथ इन्होंने सीक्रेट रिलेशंस मेंटेन करना शुरू कर दिए थे और उनसे हेल्प मांग रहे थे?
ज्यूज के जो कबाइल थे उनके साथ मिलकर उन्होंने, और हिपोक्रेट्स के साथ मिलकर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट की। तो कॉन्स्पिरेसीज पहला कॉज था, हॉस्टिलिटीज एंड कॉन्स्पिरेसीज। दूसरा जो कॉज था वो इकोनॉमिक वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी थी जो प्रोफेसर ने उनके खिलाफ इस्तेमाल की थी। ठीक है, और इस पे भी मैंने थोड़ी बात कर ली है कि 8वें महीने से ही मुसलमानों के माइग्रेट होकर मदीना आने के 8वें महीने से ही ट्रेड रूट्स को मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता बंद करना शुरू कर दिया। और जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे कबाइल थे उनके साथ मुसलमानों ने अपने पीस ट्रीटीज कर लिए थे। और काफी सारी एक्सपीडिशंस भी उन्होंने इस दौरान की जिनके बारे में हमने भी बात की थी, मैंने उनके नाम लिए थे। अब आप देखिए ना, आपके सामने ये स्क्रीन पे आ रहा होगा मक्का, फिर यहाँ पे यसरिब। तो मक्के वालों को यसरिब से गुजर के, तबूक से होके, दूमतुल जंदुल से होते सीरिया जाना होता था ऊपर के साइड पे। तो उनके जो ट्रेड रूट थे वो यसरिब के यहाँ से भी गुजरता था, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो चारों तरफ से यसरिब के ट्रेड रूट्स गुजरते थे। तो यसरिब अगर ट्रेड रूट्स बंद कर देता तो दैट वुड बी डिफिकल्ट। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप ये देखें, ये अरेबिया है, आपके सामने नजर आ रहा है, अरेबिया का पूरा मैप नजर आ रहा है। तो अरेबिया की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, खासतौर पे मक्का की इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि मक्का से अगर आप नॉर्थ में जाते तो यसरिब से गुजर के ये यहाँ से इजिप्ट जाते थे, यहाँ से सीरिया, ये पैलेस्टाइन, डेमास्कस, फिर यहाँ से इस तरफ पर्शियन एम्पायर की तरफ रूट्स जाते थे, ट्रेड रूट्स। फिर यहाँ से इस तरफ जो तुर्की की तरफ का इलाका है, यूरोप की तरफ रूट्स जाते थे। फिर ये यूरोप का इस तरफ भी रूट, ये भी यहाँ से गुजरता था। और ये फिर एक रूट यहाँ से जाता था अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, ट्रिपली से होता हुआ बिल्कुल एंड तक मोरक्को तक जाता था। तो आपको ये रूट समझ आ गया। फिर यही यहाँ से ऊपर से होके रूट्स जाते थे अफ्रीका के इलाकों के अंदर। और यहाँ रेड सी था, इसको क्रॉस करके भी अफ्रीका जा सकते थे, जहाँ से मुसलमानों ने एबिसीनिया की माइग्रेशन में इमिग्रेशन की थी। फिर यहाँ नीचे रूट्स थे, इनका सेंटर पॉइंट देखिए आप, मक्का है। अच्छा, फिर ये रूट यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे ओमान था, यमन था, ठीक है, यहाँ पे नजरान था। यहाँ से फिर बोट्स के जरिए से ट्रेड होती थी, ये आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ से होते होते फिर यहाँ पे फिर आगे सिंध का इलाका आता था। सिंध से होते हुए फिर इंडिया, इंडिया की तरफ जाते थे। फिर नॉर्थ में जाए तो मुल्तान, मुल्तान से फिर पाकिस्तान का पंजाब। फिर यहाँ से जो सिल्क रूट था उससे कनेक्ट होकर चाइना। फिर चाइना के अंदर से आगे सिल्क रूट था जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मीनिया, ये तमाम इलाके। तो आपको अंदाजा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था। और इस ट्रेड रूट में मक्का की पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये डेजर्ट था। और मक्के वालों से रोमन एम्पायर के ताल्लुकात भी अच्छे होने जरूरी थे, पर्शियन एम्पायर के ताल्लुकात अच्छे होने भी जरूरी थे। और यहाँ जो नीगस था या इन सब के, क्योंकि इन सब की ट्रेड यहाँ से होती थी और बहुत बड़ी ट्रेड थी। सो समहाउ इट वाज कनेक्टिंग इंडिया एंड चाइना टू द रोमन एम्पायर एंड टू अफ्रीका। तो दो कॉन्टिनेंट्स को, दो एशिया से मिलाने वाला ये ट्रेड रूट था। तो आई होप कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई कि ये ट्रेड रूट बंद करने का मतलब ये था कि मक्कस की पूरी ट्रेड, जो कि अच्छा मक्कस जो है वो दरमियान में यहाँ कनेक्टिंग पार्टी का रोल प्ले करते थे। ये यहाँ से जाते थे यमन, ओमान वगैरह। यहाँ से जो माल आता था इंडिया से और चाइना से उसको यहाँ से उठाते थे। फिर यहाँ से जाते थे सीरिया, और वहां पे दूसरे मर्चेंट्स थे उनको देते थे। वो वहां से पूरे यूरोप में और पूरे अफ्रीका में और सेंट्रल एशिया में, और फिर जो ससेडियन एम्पायर थी, जो इराक वगैरह के इलाके थे, उस तरफ भी सामान को लेके जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग टॉपिक है, इसमें हम फिर इतनी डिटेल में नहीं जा सकते। लेकिन आपको बताने का मकसद ये था कि थोड़ा आपको क्लियर हो जाए कि कितना इंपॉर्टेंट था कुरैश के लिए कि उनका ट्रेड रूट बंद हो गया। तो उसका मतलब ये था कि उनकी जो इम्पोर्टेंस थी रोमन्स की नज़र में, उनकी इम्पोर्टेंस थी जो इंडियंस की नज़र में, वो सारी खत्म हो सकती थी, उनकी इकॉनमी डाउन हो सकती थी। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछे, हम आगे चलते हैं। ये दूसरा कॉज था थ्रेट टू मक्कन इकॉनमी, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। ये सारे ट्रेड रूट्स से मक्कन इकॉनमी डिस्टर्ब हो जाती। तो मक्कस जो है, देवर थ्रेटन कि उनकी इकॉनमी खत्म हो सकती थी और उनका प्रॉफिट खत्म हो सकता था। और उनके कारवांस, जो बहुत बड़े बड़े कारवांस होते थे, 1,000 कैमल लोडेड होते थे, उसमें सिल्क होती थी, क्लोथ होते थे, बुलियन गोल्ड होता था। ठीक है, और उनकी जो स्किन्स थी, जो उस जमाने में खालें होती थी, इनसे चीजें बनती थी, जूते वगैरह और गर्म कपड़े बनते थे। और बहुत सी चीजें लकड़ी, खास तौर पे इंडिया से चीजें आती थी, लकड़ी खास तौर पे इंडिया की, और इंडिया की जो क्लोथ है, सिल्क है, वो सारी चीजें मक्का से होकर जाती थी। तो वो ट्रेड रूट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सारी ट्रेड मक्का से करते थे खास तौर पे, और भी लोग थे लेकिन मक्कस इंपॉर्टेंट थे। तो ये सारा खत्म हो सकता था। अगर ट्रेड खत्म हो जाती तो उनका जो पावर थी, उनका प्रेस्टेज था, वो खत्म हो सकता था, और उनकी वेल्थ खत्म हो सकती थी। ये सारी चीजें एट द थ्रेट थी।
तो इसको आप डिटेल से पढ़िएगा, मैं ज्यादा इसमें डिटेल पे बात नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको डिटेल से पढ़िएगा, नोट्स में आपको सेंड करूंगा। एक और इम्पोर्टेंट कॉज ये था कि कुर्ज इब्न जो बेडुइन चीफ था, उसको मक्कस ने इंस्टिगेट किया कि ही शुड अटैक ऑन मदीना। तो मदीने पे अटैक करवाया मक्कस ने, मदीने पे अटैक करवाया उन्होंने। एनमिटी थी कि आप किसी और से अटैक करवाएं, लेकिन उसका अटैक जो है वो फिर कामयाब नहीं हो सका। मुस्लिम से उसको रिपल्स कर दिया और उसमें फिर हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मुसलमानों को पता चल गया कि इसके पीछे कुरैश थे। तो इन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी कुरैश ने कि इन्होंने दीगर ट्राइब्स को भी इंस्टिगेट किया। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये था कुर्स का जो वाकया था, कुर्स को उन्होंने, जो एक बेडुइन लीडर था, तो ये भी हॉस्टिलिटीज की वजह बना। अच्छा, इसके अलावा इंसिडेंट ऑफ नखला जिसकी हमने ऊपर बात की थी, जो नवंबर 623 में हुआ था, अब्दुल्ला बिन जहश के लिए एक्सपीडिशन थी। अब्दुल्ला बिन जहश को प्रॉफेसर ने कुछ लोगों के साथ रवाना किया था, और इसमें अमर बिन हदरमी ही वाज किल्ड। तो इसकी मैंने पहले डिटेल से बात कर ली है, तो आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये भी एक बड़ा कॉज बना, और सबका मकसद ये नहीं था कि इन लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी को कत्ल किया जाए, लेकिन इन लोगों से गलती हो गई, तो ये भी एक कॉज बना। ठीक है। इसके अलावा एक और मेन कॉज जंग शुरू करने का ये था कि अल्लाह ताला ने जिहाद की आयतों में परमिशन दी थी। इससे पहले परमिशन नहीं थी वॉर करने की, लेकिन अब परमिशन दी दी गई। इससे पहले ये था कि कारवान तो चले रोक सकते थे, रास्ते बंद कर सकते थे, ट्रेड रूट ब्लॉक कर सकते थे। अच्छा, ट्रेड रूट ब्लॉक करना ये इस्लाम से पहले की स्ट्रेटेजी है, प्रॉफिट वसल्लम ने फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी। बल्कि कि कभी भी किसी कबीले का किसी कबीले के साथ मसला होता था, तो वो उसका ट्रेड रूट बंद कर देते थे, उसका रूट बंद कर देते थे। जैसे कि हम देखते हैं कि अबू जर गफ्फारी ने जब इस्लाम कबूल किया था, तो उन्होंने जाके खाना काबा के अंदर जाके इसका ऐलान किया, इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया था। मुसलमानों ने मना किया था कि आप ऐसा नहीं करें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सबके सामने ऐलान करूंगा। कुरैश के लोगों ने उनको मारना शुरू कर दिया, इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। तो हजरत अब्बास, जो कि प्रॉफेट के चचा है, अल अब्बास, वो आए बचाने के लिए, उन्होंने बचाया। और उन्होंने कुरैश से कहा कि ये बनु गफ्फार कबीले का इंपॉर्टेंट आदमी है, तुम इसे जानते नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। अगर ये मारा गया, कत्ल हो गया, तो बनु गफ्फार वाले तुम्हारा ट्रेड रूट बंद कर देंगे। तो ट्रेड रूट बंद करना ये पहले से पॉलिसी चलती आ रही थी, कबीले एक दूसरे के ट्रेड रूट बंद कर देते थे, तो प्रोफेसर ने भी ये पॉलिसी इख्तियार की। जिहाद की जो आयतें आई थी, परमिशन इज गिवन टू दोज हु फाइट, यानी हर एक से नहीं लड़ो, जो जंग करें उन्हीं से लड़ो, बिकॉज दे हैव बीन रॉन्ग्ड, मुसलमानों के साथ गलत किया गया था। ठीक है। हु हैव बीन ड्राइवन फ्रॉम देयर होम्स, ठीक है ना, यानी मुसलमानों को चूंकि जुल्म किया गया था, उनको घरों से निकाल दिया गया था, शहर से निकाल दिया गया था, तो इसलिए इजाजत दी गई थी। तो ये क्लियर वर्स थी कि मक्कन से जंग कर सकते हैं, किसी और से नहीं। फिर दूसरी आयत एक और आई थी कि फाइट इन द वे ऑफ गॉड विद दोज हु फाइट अगेंस्ट यू, जो जंग करें उनसे जंग करो। ये वर्सेस आप उसमें भी जिहाद के टॉपिक में भी यूज कर सकते हैं, वहां पे भी सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है जिहाद से रिलेटेड, तो उसमें भी ये वर्सेस आ सकती हैं। फिर जो इंसिडेंट ऑफ नखला था, उसमें सेक्रेड मंथ में मुसलमानों ने उनके बंदे को मार दिया था, अमर हजरमी को। तो उससे रिलेटेड वर्स भी आई थी, जिसमें मना किया गया था अल्लाह ताला ने इसके मुहर्रम के महीने में, या सफर रजब जो कि मुकद्दस महीने हैं, उनके यहाँ 4 महीने मुकद्दस थे, इनमें जंग नहीं हो सकती। लेकिन जो जिहाद की आयतें थी, दैट वाज द रीजन। तो ये सारे रीजंस थे, लेकिन जो मेन रीजन था, दैट वाज क्रैश कारवान। यू नो वेल कि अबू सुफियान ही वाज लीडिंग अ कारवान टू सीरिया। तो मुसलमानों ने इस कारवान को चेस किया। जब ये मक्का से निकला था, तभी से मुसलमानों के जो स्पाइस थे इलाके में मौजूद थे। प्रोफेसर ने, अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्ट्रेटेजी है प्रोफेसर की, आप लिख सकते हैं इसमें एज अ लीडरशिप क्वालिटी, एज अ मिलिट्री लीडर, कि आपने बहुत स्ट्रांग नेटवर्क स्पाइस का बनाया हुआ था, स्पाइस का भी, और आपके जो अलायंसेस थे, उन लोगों के पास भी आपने अपने बंदे अपॉइंट किए हुए थे। उनको भी कहा था कि कोई भी ऐसी अनयूजुअल एडवांसमेंट हो तो फौरन रिपोर्ट करें। तो स्पाइस का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। तो उन स्पाइस ने बताया कि मक्कन कारवान मक्के से निकल चुका है। फिर मुसलमानों ने इसको रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन जाते हुए जब ये सीरिया जा रहा था, तो मुसलमान उसको रोक नहीं सके। छोटी सी एक्सपीडिशन थी, उसका नाम अल उशीरा था, अल उशैरा। अल उशैरा का मकसद ये था कि इसको रोका जाए, बट कारवान चेंज रूट। और चूंकि अबू सुफियान के भी, अबू जहल वगैरह, इन लोगों के भी स्पाइस थे, इनको भी अंदाजा हो चुका था कि हमारे रूट रोकने की कोशिश की जा रही है। तो इनके स्पाइस ने भी इनको बता दिया था कि रूट आपका ब्लॉक किया जाएगा। तो जब ये जा रहे थे सीरिया, तो इनको रोका नहीं जा सका, सक्सेसफुली दे रीच टू सीरिया।